वेलकम प्रोटीन्स। आई होप कि आपकी तैयारी चल रही होगी। तो ये जो वीडियो है इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये आपकी तैयारी में हेल्पफुल रहेगा। ज़ाहिर सी बात है, इससे आपको पैटर्न पता चलता है कि पहले कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है क्योंकि क्या मर्तबा तो सेम क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ऐसा देखा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है किसी अम्लीय विलेन का पीएच जो है कितना होता है। यहाँ पर अम्लीय विलेन की बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 7 मान है पीएच मान, उससे कम अम्लीय होते हैं और उससे अधिक जो है क्षारीय होते हैं। तो 7 से कम ये अम्लीय हो गया आंसर इसका। 7 से अधिक अगर होगा क्षारीय तब होगा, और 7 के बराबर जब न्यूट्रल होता है यानी अम्लीय क्षारीय कोई नहीं होता है तब होता है। अगला सवाल है पारे का अयस्क। तो पारे का अयस्क के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बॉक्साइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सिनेबार का ऑप्शन दिया है, जिसमें से सिनेबार पारे का अयस्क है। लेकिन क्या मर्तबा आपको बॉक्साइट, हेमाटाइट या मैग्नेटाइट के बारे में पूछता है तो मैं आपको हेल्प करने के लिए एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कुछ ओर्स के नाम आपको दिए हुए हैं। इसमें एल्युमिनियम का है बॉक्साइट, ठीक है, आयरन का है मैग्नेटाइट और हेमाटाइट, कॉपर का है मैल्काइट और मरकरी का है सिनेबार। यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी का सिनेबार है, ठीक है। तो अगर आप बाकी का भी याद करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये आपको हेल्पफुल रहेगा। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, मरकरी और जिंक, इतना ही आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ज़्यादा हैवी नहीं, 4-5 नाम हैं, तो आप इसके बाद पढ़ के जाइएगा। क्या पता अगले क्वेश्चन में आपको कॉपर का पूछ दे या आयरन का और के बारे में और एस के बारे में पूछ दे, तो ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये हेल्प करेगा। आगे चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना, है ना। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले सूत्र वाले यौगिक को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कार्बन और उसके कंपाउंड में इस तरह का पढ़ा था। बहुलक नहीं है, अप्रूप तो कार्बन के 3 होते हैं, आपने सुना था ना, वो हीरा, ग्राफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन, ये 3 कार्बन के अप्रूप होते हैं। इसको समावयवी कहते हैं, मतलब फॉर्मूला सेम ही होगा, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि C3H8, ठीक है, तो इसको हम लोग दो 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। इसको तो नहीं, एक मिनट, हम C4 ले लेते हैं, C4H10। इसको आप जो है 2 तरीके से 3 तरीके से लिख सकते हैं, यानी फार्मूला यही रहेगा लेकिन अलग-अलग जो है उसके संरचना बन जाएंगे। तो ऐसे को समावयवी कहते हैं और ये कार्बन और उसके कंपाउंड में आपने पढ़ा था। अगला है, एक मिनट, निम्न में कौन परबल अम्ल है, यहाँ पर है, ठीक है। परबल अम्ल बोले तो हार्ड एसिड, ठीक है। तो हार्ड एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड, भैया बहुत हार्ड है यार, एक मरतबा मैंने मजाक कर लिया था इससे, तो बहुत दिक्कत हो गई थी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में होता है, बहुत ही पावरफुल है, वो कीटाणु वटाणु बैक्टीरिया एक्टीरिया को ख़त्म भी करने का काम करता है। और HNO3 नाइट्रिक एसिड एक मरतबा मेरे हाथ में लग गया था यार, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, बहुत ही ख़तरनाक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सभी ऑप्शन सही होगा, ये सभी के सभी क्या हैं, परबल अम्ल हैं, हार्ड एसिड हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वह है आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों में, आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रही है। 36 कतार बोले तो हॉरिजॉन्टल ना कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ऑफ कोर्स। तो ऐसा ऐसा जो कतार होता है उसको हम लोग बोलते हैं उदग्र, ठीक है, उदग्र स्तंभ। और जो ऐसे वाले होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है। तो यहाँ पर क्षैतिज की बात की जा रही है, ऐसे ऐसे वाले लाइन की बात की जा रही है, हम लोग पड़ी रेखा भी कह सकते हैं। तो ये आपको 7 होते हैं जो कि पीरियड्स हैं, जिसका हम लोग आवर्त कहते हैं। याद रखिएगा, 18 वर्ग होता है जो उदग्र रेखा होता है और 7 पीरियड होता है जो क्षैतिज रेखा होता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है इनमें से कौन। तो रक्त थक्का बनाने में कौन सहायक होगा भाई, RBC तो नहीं होगा और WBC भी नहीं होगा, ये बीमारी से बचाता है हम लोगों को। रक्त बिंबाणु जो है इसको प्लेटलेट्स कहते हैं इंग्लिश में, तो ये जो है बिल्कुल थक्का बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ग्लोमेरुलस जो है वो नेफ्रॉन का हिस्सा है, ये नहीं हो सकता है। बोमेन कैप्सूल भी नेफ्रॉन का हिस्सा है और नेफ्रॉन ही असल में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। नेफ्रॉन जो है ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, आपने पढ़ा होगा। ये मूत्रवाहिनी जो होता है सर, ये तो किडनी से बाहर होता है, तो ये किडनी का संरचनात्मक इकाई कैसे हो सकता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका के सवाल में जल का परिवहन कैसे होता है, ठीक है। तो जब भी एक कोशिका की बात आएगा, एक वर्ड जो है बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है, वो है विसरण, ठीक है। तो विसरण द्वारा ही जो है सभी एक कोशिकीय जीव में परिवहन आता है, या इवन के और भी जो आपने मेटाबॉलिक प्रोसेस जो पढ़े थे, चाहे वो पोषण हो, चाहे वो उत्सर्जन हो, वो सब विसरण के द्वारा ही जो है एक कोशिकीय जीव में होता है। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है भाई, दिमाग का काम क्या है। तो अगर सच बताएं तो दिमाग किस किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है ना, कभी कभी। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, सोचने के लिए दिया हुआ ऑप्शन में। हाँ, सोचने के लिए तो भैया दिमाग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये बात सही है। और हृदय संपादन स्पंदन, सॉरी संपादन स्पंदन, तो यहाँ पर हृदय स्पंदन बोले तो ऐसा हार्ट बीट होता है ना आपका, वो मस्तिष्क के द्वारा होता है क्या। हाँ सही बात है भाई, मस्तिष्क के द्वारा होता है। मैं आपको बता दूँ, चाहे आपका श्वसन हो, चाहे वो आपका हार्ट बीट हो, है ना, वो जो प्रोसेस जिस पे हमको कंट्रोल नहीं है ना, वो भी हमारे ब्रेन के ज़रिए से ही होता है, याद रखिएगा इस बात को, है ना। तो यस, सोचने के लिए तो है ही, हृदय स्पंदन के लिए तो है ही, शारीरिक संतुलन, सही से खड़े हो पाना, है ना, सही से बैठ पाना या अपने हिसाब से कोई काम कर पाना, आपके बॉडी पे जो कंट्रोल होता है वो भी मस्तिष्क ही उसके लिए उत्तरदायी है। ये सही बात है, इसका मतलब सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, परागकोश में होता है। परागकोश बोले तो मेल पार्ट है ना फूल का, तो परागकोश में परागकण होते हैं, बहुत ही आसान, सिमिलर नाम भी है, अंडा, बीजाणु, पंखुड़ी। पंखुड़ी तो बाहर होता है, ये सब नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। भाई ये तो बहुत भारी सवाल हो गया, मैं इसका क्या ही आंसर दूँ। कितने दांत होते हैं आप ही बता दो, ठीक है, कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए, नहीं ये तो नहीं है, सॉरी, यहाँ से है। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, ठीक है। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे भाई, सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश ऐसे टेढ़ा टेढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हजामत बोले तो सेविंग है ना, तो आपको इससे पहले दाढ़ी बनाने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हजामत के लिए पूछेगा तो एक ही बात हो गई ना भाई। तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें हमको अपना फेस बड़ा करके देखने की ज़रूरत होती है। उत्तल दर्पण में आपको छोटा दिखाता है, ठीक है, तो छोटा देखेंगे तो कैसे होगा, हमको डिटेल देखना होता है, मेकअप के लिए, हजामत के लिए, सब के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये सही जवाब है, ठीक है। समतल दर्पण तो हम लोग घर में नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट। सर्च लाइट का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह समझ रहे हैं, जैसे ये लाइट है ना, ठीक है, मान लो कि एक मिनट ये लाइट है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो बल्ब लगा रहता है, तो ये जो हिस्सा में एक ठो इतना बड़ा एक चमकदार रहता है ना सतह, इस वाले हिस्सा में, ठीक है, एक चमकदार सतह होता है, आपने देखा होगा, ये जो बल्ब है उसके चारों तरफ, ये वाला कैसा है, तो आप देखो कैसा कनकेव, केव जैसा है ये, ठीक है, ये केव जैसा हिस्सा है, मतलब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अवतल ही कहेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो, एक मिनट, इसका सही जवाब अवतल हो जाएगा। अवतल दर्पण का ही उपयोग यहाँ भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। खाना बनाने वाले यानी घर पे हम लोग जो है सीएनजी का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं भैया, एलपीजी का करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और बायोगैस बोले तो गोबर गैस, तो इसका तो इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। कोयला का तो करते ही हैं, तो इन तीनों का करते हैं। यहाँ पर पूछा कि इसका नहीं करते हैं, तो हम लोग सीएनजी का नहीं करते हैं, आपने देखा होगा गाड़ी वाड़ी में सीएनजी डालते हैं। अगला सवाल क्या है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। डायनामो बोले तो मोटर, ठीक है, तो थोड़ा बहुत साउंड भी निकलता है, पर ये सिर्फ आपको जो है भटकाने के लिए दिया है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। सही जवाब ये है सौर ऊर्जा। अरे डायनामो अगर सौर ऊर्जा बनाना शुरू कर दिया तो फिर सूरज क्या अपना जॉब छोड़ देगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला सवाल देख सकते हैं आप लोग, घरों में दुर्घटना जो है किसके कारण होती है। तो यार अगर सच बताऊं तो घरों में दुर्घटना जो है मेरे ख्याल से लापरवाही के कारण होता है, पर यहाँ ऑप्शन तो है नहीं। ऑप्शन है फ्यूज़ तार, है ना, शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। देखो उच्च धारा प्रवाह भी हो सकता है रीज़न, ठीक है, लेकिन ये इससे अच्छा जो है रीज़न यहाँ पर हमारा शॉर्ट सर्किट है,
ठीक है। शॉर्ट सर्किट से दुर्घटना होती है। वैसे उच्च धारा प्रवाह में भी कई दफ़ा हो जाता है, लेकिन फ्यूज़ है ना, तो वो आपको जो है बचा लेता है उच्च धारा प्रवाह से डैमेज होने से, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट इसका सही जवाब होगा। अगला है आँख व्यवहार होता है। भाई आँख का काम क्या होता है? तो आप ही लोग बताओ, आँख का काम क्या होता है? आँख का तो काम बहुत होता है, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो है दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है किस तरीके से काम करता है। तो अवतल दर्पण की तरह काम करता है, या समतल दर्पण की तरह काम करता है, या उत्तल लेंस की तरह काम करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए लेंस की तरह काम करता है, और उत्तल लेंस ऐसा वाला लेंस होता है ना आँख में। हाँ जी। अगला प्रश्न है खड़िया का रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो खड़िया नाम सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है भाई, ये क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि ये होता है चौक, ठीक है। चौक का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल जो है यहाँ पर है COOH जो है अभिक्रियाशील ग्रुप है। तो COOH आपने ये सुना हुआ है ना, ये अम्ल का हो। ये जो हम लोगों ने अभिक्रियाशील ग्रुप पढ़ा था, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, अल्कोहल, उसी में से हम लोगों ने एक पढ़ा था अम्ल का भी लास्ट में, है ना। तो वही जो है COOH है। एल्डिहाइड का तो COH होता है, एक O, ठीक है। और कीटोन का CO होता है, और ईथर का बॉन्ड O बॉन्ड होता है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं। ये जो है आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटन इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ठीक है। अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी होता है तो इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव रॉड की तरफ जाएगा, मतलब जो बैटरी के पॉजिटिव सिरा से जुड़ा हुआ है ये उधर जाएगा। तो ये एनोड जो होता है ये पॉजिटिव सिरा होता है, और कैथोड नेगेटिव सिरा होता है। तो जो है इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब है। अगला है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो आपने पढ़ा था सक्रियता श्रेणी में कैल्शियम है, सोडियम है ना, गोल्ड है, लेकिन सोडियम सबसे अभिक्रियाशील है। गोल्ड तो भाई अभिक्रिया के नाम पे धब्बा है, करता ही नहीं है। पारा भी बहुत कम अभिक्रियाशील है, और कॉपर भी मॉडरेटली है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है ना। और इस प्रकार देखा जाए तो सोडियम ही सबसे अच्छा है। आपने ये भी सुना होगा सोडियम को हम लोग जो है ऐसे खुले में रखते भी नहीं है, तो पानी वानी में भी आग पकड़ लेगा, ये खतरनाक चीज़ है। एल्डिहाइड के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर पूछा है कि एल्डिहाइड क्रियाशील समूह है, इसका फॉर्मूला पूछ रहा है। तो बॉन्ड OH अल्कोहल का होता है, बॉन्ड CO कीटोन का होता है, बॉन्ड COH जो है ये एल्डिहाइड का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है आपको ये जो बॉन्ड COO है ना, H दिया हुआ है, ये आपको एसिड का होता है, याद इस बात का याद रखेंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हमको एल्डिहाइड पूछा है, तो एल्डिहाइड का हो जाएगा COOH। ये तो एसिड का है, और ये कीटोन का है, और ये अल्कोहल का, याद रखिएगा सब। अगला है एल्काइन श्रेणी के सदस्य। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो जो एन होता है, ठीक है, उसमें CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। और जो इन होता है उसमें सीधे CnH2n होता है, और जो आयन होता है वो CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखने जाएँ तो यहाँ पर है हमारे पास एल्काइन आयन है, तो यहाँ पर CnH2n-2 होगा, ठीक है। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। और ये जो आपको एल्केन का होता है और ये आपका एल्कीन का होता है, ठीक है। अगला सवाल है आपका 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, ठीक है। तो पिकोमीटर का नाम शायद आपने पहले सुना होगा या नहीं सुना होगा, मैं आपको बता दूं 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक है। और लेकिन हो सकता है एग्ज़ाम में आपको बाकी कोई और पूछ ले, ठीक है, इसीलिए मैंने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लाया। ये देखो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें आपको दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, है ना। उसका किलो, मेगा, गीगा, टेरा ये भी दिया हुआ है आपको। कौन किसका वैल्यू कितना होता है एक मरतबा ज़रूर इसको देख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है ना। तो नर बोले तो मेल, है ना। तो मेल में शुक्राणु होता है, आपको मालूम है। अंडाणु तो फीमेल में होता है ना। योनि और फेलोपियन ट्यूब ये फीमेल में होता है। तो यहाँ पर सही जवाब आपको शुक्राणु हो जाएगा। अगला सवाल जो है जिब्रेलिन। तो जानकारी के लिए बता दें कि जिब्रेलिन जो है एक तरह का हार्मोन है, किस में है पाया जाता है? पेड़ पौधे में पाया जाता है, पादप हार्मोन है। तो आपने इससे पहले भी और भी नाम सुने होंगे, जैसे ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ठीक है,
एब्सिसिक एसिड होता है। तो क्या सारी चीज़ें होती हैं जो पेड़ पौधे में हार्मोन के रूप में पाई जाती हैं, जिसमें से जिबरेलिन भी एक तरह का हार्मोन है, वसा तो हम लोगों में पाया जाता है, एंजाइम भी हम लोगों में पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट भी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। पादप पादप के फ्लोएम जो उत्तरदायी हैं, तो फ से फ्लोएम और फ से फूड। ठीक है, तो फ्लोएम जो है फूड के लिए उत्तरदायी है, याद रखिएगा इस बात को। तो भोजन संवहन जो है फ्लोएम करता है, ये एक टाइप का टिश्यू है। ठीक है, फ्लोएम एक टाइप का ऊतक है जो भोजन संवहन करता है। जल संवहन के लिए क्या पाया जाता है बताओ, कमेंट करो आप लोग। जाइलम पाया जाता है। ठीक है, चलो, और बाकी ऑक्सीजन वगैरह के लिए कुछ ऐसा खास है नहीं, हमने पढ़ा नहीं है। अगला सवाल जो है आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि पत्तियों के मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन, ये तीनों जो है ग्रोथ हार्मोन है एक तरह का। ठीक है, लेकिन एब्सिसिक अम्ल जो है ये आपको मुरझाने का काम आता है। एब्सिसिक अम्ल याद रखिएगा, एब्सिसिक अम्ल का अगर हम लोग स्प्रे करते हैं पेड़ पौधे में तो उसमें वो मुरझा जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो यही इसका सही जवाब होगा, पत्तों को मुरझाने के लिए एब्सिसिक अम्ल का जो है कारण होता है। अगला जो है समस्थान को क्या कहते हैं, चलिए तंत्रिका कोशिका जो है आपको हम जो है दिखा देते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि दो नर्व सेल के बीच का जो गैप है ना, उसको सिनेप्स कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो सिनेप्स ऑप्शन है बी नंबर का, वही सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन के कई टाइप होते हैं, आपने पढ़ा है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, अमीबा में भाई मुकुलन नहीं होता है, अमीबा में विखंडन होता है। ईस्ट में होता है मुकुलन, याद रखिएगा इस बात को। और प्लाज्मोडियम में तो आपको क्या होता है, वो जो कट जाता है ना, कट करके नए नए जीव बन जाते हैं ना, तो वो होता है अपखंडन बोलते हैं शायद इसको। ठीक है, और मलेरिया में तो भाई ये दूसरे टाइप का है, आपने किताब में 10 क्लास में ऐसे पढ़ा भी नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो इनका एक मल्टीप्लिकेशन होता है, ये पैरासाइटिक है। अलैंगिक जनन जो है ईस्ट में होता है, मतलब मुकुलन जो है ईस्ट में होता है, अलैंगिक जनन तो सब में हो रहा है। तो अमीबा में होता है, आपको याद रखिएगा क्या, विखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में अपखंडन होता है और ईस्ट में मुकुलन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए हमको मालूम है कि जनरेटर ही जो है इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है भाई। गैल्वेनोमीटर तो चेक करेगा, एमीटर भी चेक करेगा, इलेक्ट्रिसिटी नापेगा। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा आपका विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जनरेटर। अगला है ऊर्जा का एसआई मात्रक। भाई ऊर्जा, एनर्जी बोले तो जूल, वैसे तो कैलोरी भी है बट ये एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, यही सही जवाब है। और ताप कोई यूनिट ही नहीं है, पहली बात तो ये है। अगला है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। भाई हाइड्रो, आपने बार बार सुना होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लोग बिजली जो पानी से बनता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। तो हाइड्रो वर्ड यूज़ होता है पानी के लिए, बाकी नाइट्रोजन के लिए, और पेट्रोलियम के लिए तो ये सब तो होगा नहीं। निर्वात में प्रकाश की चाल की बात की जा रही है, तो वैसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, इसीलिए ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड सही जवाब होगा। ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये सही नहीं होगा। और ये किलोमीटर पर सेकंड होगा, लेकिन 3 लाख होगा, 3 × 10⁵ रहेगा तब किलोमीटर पर सेकंड होगा। अभी फ़िलहाल 3 लाख नहीं, अभी यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, यही इसका सही जवाब है। किलोमीटर पर सेकंड अगर रहेगा एग्जाम में तो वहाँ पर 3 × 10⁵ रहेगा। ठीक है, याद रखिए इस बात को। अगला है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी में से एक नियम है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बिल्कुल सही बात है, ये नियम है। परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण भाई एक साथ दोनों, ये गलत बात है। आपतन कोण और विचलन कोण ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, रहने दो। यहाँ पर यही वाला सही जवाब है, ए नंबर का, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में 2 होती हैं। ठीक है, और मिरर में 1 होती हैं। ठीक है, लेंस में 2 होती हैं, मिरर में 1 होती हैं। तो लेंस में यहाँ पे पूछा है तो 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 होता है मिरर में। ठीक, अगला है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, तो आपको पता होना चाहिए बढ़ता है। ठीक है, और इसी प्रकार आपने पढ़ा था कि क्षेत्रफल बढ़ने से जो है चालक का प्रतिरोध घटता है, लंबाई बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ता है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, साग सब्जियों में विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जी की बात की जा रही है, तो साग सब्जियों में जब ये, पहली बात तो यह विघटन है, लेकिन विघटन का कोई ऐसा तो दिया नहीं है ऑप्शन में। विघटित होकर के फिर जब
कंपोस्ट बनता है तो उसमें हीट निकलता है, तो हीट निकलने वाले को ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, और जिसमें से हीट अवशोषण होता है उसको ऊष्माशोषी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऊष्माशोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी होगा। और अवक्षेपण का मतलब होता है गाद बैठना, ठीक है, इसका माना होता है गाद बैठना। और संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो यहाँ तो विखंडन हो रहा है, जुड़ने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है उपचयन वह प्रक्रिया है। उपचयन बोले तो ऑक्सीडेशन इंग्लिश में बोलेंगे तो इसमें ऑक्सीजन जो है ऐड होता है, ठीक है, या हाइड्रोजन निकलता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग, ठीक है। तो उपचयन कह रहा है, तो हाइड्रोजन का वियोग भी उपचयन है, ऑक्सीजन का योग भी उपचयन है। इलेक्ट्रॉन का त्याग, जाहिर सी बात है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग ये भी होगा, और इसमें से सभी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। बस कुछ है नहीं, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा तो, और इस तरह के और भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।